भारतीय इतिहास सच में एक महासागर जैसा है ना? लाखों साल गहरा। अब इसे एक बार में समझना तो लगभग नामुमकिन है। तो फिर सवाल उठता है कि भाई इसकी गहराई को, इसकी विशालता को हम समझें तो समझें कैसे? इसका एक ही जवाब है, अलग अलग चश्मे लगाकर। आज हम इतिहास को देखने के लिए कुछ ऐसे ही अलग अलग नजरिए या कहें कि चश्मे इस्तेमाल करने वाले हैं। सोचिए 30 लाख साल पहले, जी हाँ 20 लाख BC, भारत की कहानी की जड़ें इतनी ज्यादा गहरी हैं। अब कोई इतने लंबे और उलझे हुए अतीत को आखिर समझे तो कैसे समझे? ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती है। तो फिर इतिहासकार समय के इस विशाल समंदर से निपटते कैसे हैं? क्या उनके पास कोई खास तरीका है, कोई ऐसा टूल जिससे इतनी सारी जानकारी को एक तरतीब से, एक ऑर्डर में रखा जा सके? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और आज हम यही तो देखने वाले हैं। वो इस्तेमाल करते हैं अलग अलग फ्रेमवर्क्स का, या जैसा हम कह रहे हैं चश्मों का। और पता है, हर चश्मा हमें पास्ट की एक अलग ही झलक दिखाता है। इन सबको जब हम मिलाते हैं ना, तब जाकर इतिहास की पूरी तस्वीर साफ होती है। तो चलिए फिर देर किस बात की, पहनते हैं अपना पहला चश्मा। तो हमारा पहला चश्मा है सबूत का चश्मा। देखिए, एक हिस्टोरियन के लिए सबसे बुनियादी, सबसे फंडामेंटल सवाल यही होता है कि भाई हमारे पास सबूत क्या हैं। और इन सबूतों में सबसे जरूरी सबूतों में से एक है लिखी हुई बातें, यानी रिटन रिकॉर्ड्स। और मजे की बात यह है कि सिर्फ एक सवाल के बेसिस पर हम शुरुआती इतिहास को 3 बड़े बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। सवाल क्या है? सवाल सिर्फ इतना है, क्या उस दौर के लिखित रिकॉर्ड मौजूद हैं? और अगर हैं तो क्या हम उन्हें पढ़ सकते हैं? तो इसी सवाल से बनते हैं ये 3 पीरियड। पहला, प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्रागैतिहासिक काल, मतलब जब कोई लिखने पढ़ने का सिस्टम था ही नहीं। दूसरा, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड यानी आद्य ऐतिहासिक काल। यहाँ लिखावट तो थी, लेकिन हम आज तक उसे डिकोड नहीं कर पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं। और फिर आता है तीसरा, हिस्टोरिक पीरियड, यानी वो दौर जहां से हमें ऐसे लिखित सबूत मिलते हैं जिन्हें पढ़ा और समझा जा सकता है। इसको ना उदाहरण से समझते हैं और आसान हो जाएगा। जैसे स्टोन एज यानी पाषाण युग, यह है प्री हिस्टोरिक। फिर आती है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। उनकी एक लिपि तो है, पर हम पढ़ नहीं सकते, तो ये हो गई प्रोटो हिस्टोरिक। और फिर महाजनपद काल से शुरू होता है असली हिस्टोरिक पीरियड, क्योंकि तब से हमें ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिलने लगते हैं जिन्हें हम पढ़ सकते हैं। चलिए अब दूसरा चश्मा पहनकर देखते हैं। और ये वो नजरिया है जिससे शायद हम सबसे ज्यादा वाकिफ हैं। ये तरीका आया तो एक जर्मन हिस्टोरियन की तरफ से था, लेकिन आज पूरी दुनिया इतिहास को देखने के लिए इसी का इस्तेमाल करती है। इनका नाम था क्रिस्टोफ सिलारियस, और इन्होंने ही इतिहास को उन 3 मशहूर हिस्सों में बांटा, एंशिएंट, मिडीवियल और मॉडर्न, मतलब प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। और हाँ, भारतीय इतिहास को भी हम अक्सर इसी फ्रेमवर्क में रखकर देखते हैं। तो इस नज़रिए से अगर हम इंडियन हिस्ट्री की टाइमलाइन देखें तो वो कुछ ऐसी दिखती है। एंशिएंट इंडिया यानी प्राचीन भारत, जो एकदम शुरुआत से लेकर सम्राट हर्ष के समय तक, यानी करीब 647 AD तक चला। फिर आता है मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत, जो 1757 में प्लासी की लड़ाई तक का दौर है। और फिर वहीं से शुरू होता है मॉडर्न इंडिया। बल्कि कुछ हिस्टोरियंस तो 1991 के बाद, जब आर्थिक सुधार हुए, उसके बाद के समय को पोस्ट मॉडर्न या उत्तर आधुनिक काल भी कहते हैं। ओके, अब बारी है हमारे तीसरे चश्मे की, और ये है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लेंस, मतलब राजनीति और अर्थशास्त्र का नजरिया। ये लेंस फोकस करता है पावर के खेल पर, पैसे के लेन देन पर, और उन बड़ी बड़ी घटनाओं पर जिन्होंने इतिहास का रुख ही मोड़कर रख दिया, जैसे कोलोनियलिज्म या फिर वो लड़ाइयाँ जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। एक बढ़िया उदाहरण है भारत में ब्रिटिश राज। इसे हम 3 अलग अलग इकोनॉमिक फेजेस में देख सकते हैं। सबसे पहला था मर्केंटाइल फेज, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड पर पूरा कंट्रोल था, पूरी मोनोपोली। फिर आया इंडस्ट्रियल फेज, यानी फ्री ट्रेड का दौर। और आखिर में था फाइनेंशियल फेज, जब भारत में ब्रिटिश कैपिटल का बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ। लेकिन इतिहास सिर्फ आर्थिक बदलावों से नहीं, बल्कि जंग के मैदानों पर भी लिखा जाता है। और कुछ लड़ाइयाँ तो इतनी अहम होती हैं कि वो पूरे सबकॉन्टिनेंट का भविष्य तय कर देती हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पानीपत की लड़ाइयाँ। पानीपत में 3 ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी गईं जिन्होंने सचमुच हिंदुस्तान की किस्मत बदल दी। पहली लड़ाई 1526 में बाबर और लोधी के बीच,
इसी से मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। फिर दूसरी 1556 में, जिसने अकबर के साम्राज्य को एक चट्टान की तरह मजबूत बना दिया। और तीसरी लड़ाई 1761 में, जिसमें मराठों की हार ने जाने अनजाने में ही सही अंग्रेजों के लिए सत्ता का दरवाजा खोल दिया। और अब हमारा आखिरी चश्मा, ये फोकस करता है लोगों पर, उन आंदोलनों पर, उन हस्तियों पर जिन्होंने आज़ादी के संघर्ष को आगे बढ़ाया। ये है इतिहास का ह्यूमन एंगल, उसका मानवीय पहलू। अब देखिए, आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म क्या था? इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इसके सफ़र को भी हम 3 फेज में देख सकते हैं। सबसे पहले था मॉडरेट फेज, यानी उदारवादी दौर, जब लीडर्स चिट्ठियों और याचिकाओं के जरिए अपनी बात रखते थे। फिर आया एक्सट्रीमिस्ट फेज, उग्रवादी दौर, जब बात हक मांगने की नहीं बल्कि छीनने की होने लगी। और आखिर में आया गांधीयन एरा, गांधीवादी युग, जिसने सत्य और अहिंसा के दम पर पूरे देश को एक सूत्र में पिरो दिया। इस पूरे दौर में कई महान नेता सामने आए। तो चलिए एक छोटा सा टेस्ट हो जाए, देखते हैं हम इन लीडर्स को कितना जानते हैं। पहला सवाल, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता था? और इसका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी। वो मॉडरेट फेज के एक बहुत बड़े नेता थे। और एक और दिलचस्प बात, वो ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय भी थे। ठीक है, अगला सवाल, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट यानी भारतीय अशांति का जनक, ये टाइटल अंग्रेजों ने किस उग्रवादी नेता को दिया था? ये थे बाल गंगाधर तिलक। और उनका वो मशहूर नारा तो सबको याद ही होगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो आज हमने देखा कि कैसे अलग अलग चश्मे, सबूतों का, समय का, राजनीति का और लोगों का, हमें इतिहास के कहीं ज्यादा गहरी और मल्टी डायमेंशनल तस्वीर दिखाते हैं, है ना? कोई एक नजरिया कभी भी पूरी कहानी नहीं बता सकता।